बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ुहैब सुल्तान। अच्छा बच्चों, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास जी, व्हेन यू रिलीज एन इन्फ्लेटेड बट अनटाइड बलून, वट वाई डज इट फ्लाई अक्रॉस द रूम। मतलब क्या कि एक फूला हुआ आपके पास बलून है, जब आप उसको छोड़ते हो तो वो कमरे में फ्लाई करता है। तो वो क्यों फ्लाई करते हैं हमने उसके बारे में बताना है। तो उसका आंसर है जी, एन इन्फ्लेटेड बट अनटाइड बैलून फ्लाई अक्रॉस द रूम व्हेन रिलीज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि वो रूम के अंदर जब भी आप एक फूले हुए बलून को छोड़ते हो तो वो आपके रूम में जो है ना फ्लाई करता है। तो वो किस वजह से होता है जी, वो होता है जी आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। द बलून इज़ नॉट इनिशियली मूविंग व्हेन द ओपनिंग इज शट। मतलब क्या कि जब आपने उसकी जो ओपनिंग है उसको अपने हाथ के साथ जो है ना बंद किया हुआ है, तो वो इनिशियली क्या कर रहा है जी, एट रेस्ट पोजीशन पे है। द मोमेंटम बिफोर इज एम वी, ठीक है, वेयर वेलोसिटी इज जीरो। कि इस एम वी, क्योंकि आपके पास मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम डॉट वी के इक्वल होता है, तो वेलोसिटी उस टाइम के ऊपर क्या होगी जी, जीरो होगी। अगर वेलोसिटी जीरो है तो आपके पास मोमेंटम भी क्या आएगा जी, जीरो आएगा। लेकिन व्हेन द बैलून इज ओपन एंड एयर इनसाइड इज अलाउड टू escape, the air escape backward and pushes the balloon in the opposite direction, that is forward direction। इसका मतलब क्या कि जब जैसे ही आप उसका जो ओपनिंग है उसको छोड़ते हो, रिलीज़ करते हो, तो क्या होता है जी, जो एयर है वो इनसाइड क्या करती है जी, स्केप करती है। अब उस स्केप की वजह से जो आपके पास जो बैलून है वो क्या करता है जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि एयर क्या होती है जी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द एयर स्केपिंग हैज़ अ नेगेटिव मोमेंटम एंड द बैलून मूविंग फॉरवर्ड हैज़ पॉजिटिव मोमेंटम। मतलब क्या कि जो एयर उसमें से निकल रही है उसकी मोमेंटम क्या है जी, नेगेटिव है, और जो बैलून फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी मोमेंटम क्या है जी, पॉजिटिव मोमेंटम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है जी, कि मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जी, क्वेश्चन नंबर 7। मॉडर्न कार्स आर नॉट रिजिड बट आर डिजाइन टू हैव क्रम्पल जोन, irregular fold that collapse upon impact, what is the advantage of this new design। मतलब क्या कि जो नई गाड़ियाँ हैं इनके अंदर जो है ना एक क्रम्पल जोन जो है ना बनाया जाता है। अब वो क्यों बनाया जाता है उसके बारे में हमने बताना है कि क्रम्पल जोन आर areas of a vehicle that are designed to deform and crumple in a collision। मतलब क्या कि ये ऐसे जोन या ऐसा एरिया होता है, ठीक है, कि जब भी कोई भी गाड़ी एक दूसरे के साथ कोलाइड करती है तो वो क्या करती है जी, एक उसके दरमियान में क्रम्पल्स बना देते हैं या वो डिफॉर्मेशन हो जाती है उसमें, ड्यू टू विच दे ऑब्जॉर्व सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द इम्पैक्ट। मतलब क्या कि ये क्रम्पल्स क्या करते हैं जी, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, प्रिवेंटिंग एनर्जी फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड टू ऑक्यूपेंट्स। मतलब क्या कि वो ज़्यादा एनर्जी को जो है ना जो ड्राइवर है या जो भी बंदा है उसको चला रहा है उस तक ज़्यादा एनर्जी को नहीं पहुंचाने देते। तो इसका ये फ़ायदा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। वाई वी कैन हिट अ लॉन्ग सिक्सर इन अ क्रिकेट मैच रेदर देन इफ़ वी टॉस अ बॉल फॉर आवर सेल्फ। मतलब क्या कि हम क्रिकेट मैच में देखें जी, क्रिकेट बैट के साथ हम एक लॉन्ग सिक्सर मार सकते हैं, लेकिन अगर यही बॉल अगर हम टॉस करें और उसको अपने हाथ के साथ जो है ना माने तो वो उसके साथ क्यों नहीं दूर जाती। तो उसके बारे में बताना है। वी कैन हिट अ लॉन्ग सिक्सर इन अ क्रिकेट मैच रेदर देन इफ वी टॉस अ बॉल फॉर आवर सेल्फ बिकॉज बैट इम्पार्ट्स अ ग्रेटर मोमेंटम टू द बॉल एज कम्पेयर टू अवर हैंड। मतलब क्या कि वो बैट जो है ना क्या काम करता है जी, बैट आपके पास जो है ना ग्रेटर मोमेंटम के साथ बॉल को मूव करवाता है, जबकि हमारा हाथ जो है ना वो ग्रेटर मोमेंटम के साथ उसको मूव नहीं करवाता। तो यही उसका रीज़न है जी। इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन वी ट्राई टू हिट अ सिक्स वी ट्राई टू स्विंग द बैट विद अ ग्रेटर फोर्स। मतलब क्या कि हम जो है ना फोर्स लगाते हैं बैट के ऊपर ताकि वो तेज़ी के साथ मूव करें। ठीक है, ड्यू टू दिस स्विंग ऑफ द बैट इट गेट्स ग्रेटर मोमेंटम। तो इसकी वजह से क्या होता है जी, मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाता है, विच देन इम्पॉर्ट टू द बॉल एज इट टचेस द बैट। मतलब क्या कि जब जैसे ही हम ज़्यादा फोर्स के साथ बैट को मूव करेंगे उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो जो है ना ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ना बॉल को टच करेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हेन वी ट्राई टू टॉस अ बॉल फॉर आवर सेल्फ द बॉल एंड आवर हैंड स्लोली मूव एज कम्पेयर टू द बैट ड्यू टू विच स्मॉलर अमाउंट ऑफ मोमेंटम इज इम्पॉर्ट टू द बॉल। कि देखें जी उस केस में क्या है जी कि मोमेंटम ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से आपके पास बॉल जो है ना ज़्यादा दूर तक जाती है, और इस केस में क्या है जी, स्लोली मूव कर रहे हैं हैंड और
फॉल, तो जिसकी वजह से मोमेंटम कम है, तो इस वजह से वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। एन एरोप्लेन while traveling a horizontal drop a bomb when it was exactly above the target, the bomb missed the target, explain। कि एक एरोप्लेन है जो कि हॉरिजेंटली मूव कर रहा है और बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट जो है ना इमेज के ऊपर जाता हूँ। ये देखें जी, ये एक टारगेट है बिल्कुल इसके अबव मूव पहुंच गया, ठीक है, और हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। अब वो कह रहा है कि ये इधर से बम को रिलीज करता है लेकिन वो टारगेट को मिस कर जाता है, तो क्यों? तो उसका रीज़न है जी वो अपने इनर्शिया की वजह से। ठीक है, बिफोर रिलीजिंग द बॉम्ब इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एरोप्लेन। मतलब क्या है कि जैसे ही वो इस सी पॉइंट से बम को रिलीज करेगा तो जो आपके पास बम है वो थोड़ी सी वेलोसिटी जो है ना, उसी वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आपके पास जो जेट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज एट पॉइंट सी एग्जैक्टली अबव द टारगेट है, मतलब कि ये सी पॉइंट है बिल्कुल ए पॉइंट के एग्जैक्टली अबव है। द एरोप्लेन ड्रॉप द बम ड्यू टू द इनर्शिया, द बम विल नॉट फॉल डायरेक्टली टू हिट द टारगेट बट विल फॉलो प्रोजेक्टाइल पाथ एंड विल हिट द ग्राउंड अहेड ऑफ द टारगेट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो इसी तरह ही कि वो इनर्शिया की वजह से क्या होगा जी, प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा और बी पॉइंट के ऊपर हिट कर जाएगा। अब इसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच काइनेटिक एनर्जी एट द सबमिट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, कि अब ये देखें जी, कह रहा है कि आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मालूम करना है उस टाइम पे जब आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाए जी सबमिट पॉइंट पे, यानी कि ये एक पॉइंट है, सबमिट ए पॉइंट है। ठीक है, इज इक्वल टू दी 1/4 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, कि इसके 1/4 काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाए। तो इसको जो है ना मालूम करते हैं जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ इज गिवन एज। देखें जी, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना ओ, तो उस जगह पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है जी, हाफ mv/2। ठीक है, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। एट पॉइंट ए, अब ये है जी आपका एट पॉइंट ए जो मैक्सिमम हाइट के ऊपर है। इनिशियल वेलोसिटी हैज़ ओनली वन कंपोनेंट कॉल एज हॉरिजेंटल कंपोनेंट। के देखिए जी, इस पॉइंट के ऊपर आपको मैंने समझाया था कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, वो कौन सा होगा जी, वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, जो कि वी आई कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू हाफ एम इंटू, अब देखें जी वेलोसिटी का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट है, तो हमने देखें वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट डाला है वी आई कॉज ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया जी, हाफ mv/2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल दे दिया। अब देखें जी, क्वेश्चन के अंदर ही आपको कंडीशन दी हुई है कि जो ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी जी, 1/4 ऑफ जो ओ पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये वाली आपके पास कंडीशन थी। अब इस इक्वेशन में जो है ना आपने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पुट करनी है। तो आप देखें जी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इन दोनों को आपने पुट किया। अब देखें जी, जो कॉमन थे वो तो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गए जी, डिवाइड हो गए। बाकी क्या चीज़ रहेगी आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट यूज़ किया, तो आपके पास जो आंसर आया है वो आपके पास देखें जी क्या आ गया जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब कॉस इनवर्स इस साइड पे लेके जाएंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, जो कि इक्वल होता है जी 60 डिग्री। तो आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या आ गया जी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास आ गया जी 60 डिग्री। सो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 60 डिग्री। ठीक है, जब आपकी जो है ना काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी, ठीक है, प्रोजेक्शन की। अब जी क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द corresponding हाइट। डिस्कस कि किसी भी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर, ठीक है, द मैक्सिमम रेंज जो है वो क्या हो जाएगी जी, 4 टाइम ऑफ द corresponding हाइट होगी। ठीक है, अब इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ corresponding height, or we can say that the range of a projectile cannot exceed from the value of 4 टाइम्स ऑफ corresponding height। के मतलब क्या कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो उसके हाइट के 4 गुना ज़्यादा तक नहीं जा सकती। ठीक है, अब जी हम इसको प्रूव करते हैं। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपको देखिए जी रेंज का फार्मूला पता है, r इज इक्वल टू vi² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, जो कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, अब जी चलते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए। आपको मैंने बताया था कि थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, हमने प्रूफ भी किया था। अब हम इसमें 45 डिग्री जो है ना पुट करते हैं, तो आपके पास आर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू vi² sin 90 डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, sin 90 आपके पास किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास जो बाकी इक्वेशन रह जाती है वो बन जाती है जी
आर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, जो कि इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपके पास, ठीक है। अब जी द मैक्सिमम हाइट एट 45 डिग्री, अब देखें जी हाइट का फार्मूला आपने निकाला था वो किसके इक्वल था, h इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। थीटा की जगह आपने 45 डिग्री पुट करना है, तो साइन स्क्र 45 डिग्री किसके इक्वल हो गया जी, 1/√2 होल स्क्वायर, बाकी वैल्यू उसी तरह ही आपने लिखी है, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई है वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद तो आपके पास ये वाली इक्वेशन क्या बन गई है जी, इक्वेशन नंबर 3, आपने 1/4 को साइड पे लेके, ठीक है। अब देखें ये जो वैल्यू है, अगर आप ये इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर देखें तो इक्वेशन 2 के ऊपर आर मैक्सिमम के इक्वल है, तो देखें जी हाइट इज इक्वल टू 1/4 टाइम आर मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 4h। तो ये आपके पास कंडीशन थी कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम रेंज है वो उसके 4 टाइम ऑफ हाइट होती है, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था। सो द इक्वेशन 4 शोज दैट द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, ठीक है। अब जी क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द एंगल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड corresponding रेंज आर इक्वल, ठीक है। कि हमने बताना है कि किस मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचे तो वो वाला एंगल क्या है, ठीक है, और corresponding रेंज क्या होनी चाहिए जी, इक्वल होनी चाहिए। द एंगल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड corresponding रेंज आर इक्वल इज 76 डिग्री। अब हमने इसको बताना है कि 76 डिग्री कैसे जो है ना आता है। तो आपके पास देखें जी हाइट हमने निकाली है, मैक्सिमम हाइट के बारे में बात हुई है, तो हाइट वाले फार्मूले के ऊपर जाएंगे जी, h विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब देखें जी साथ में ही corresponding रेंज भी उसने बोली है, corresponding रेंज जो है ना हमने वो भी मालूम करनी है। तो रेंज के लिए फार्मूला यूज़ किया है जी, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो साइन 2 थीटा आपने देखें जो डेरिवेशन जब की थी तो वो इक्वल था 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, और आपने इस पूरी इक्वेशन को क्या दे दिया जी, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन, जो कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, कि जब ये दोनों यानी मैक्सिमम हाइट और उसकी रेंज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो आपने इन दोनों को इक्वल किया। तो देखिए जो इक्वल टर्म्स थी जो दोनों साइड पे सेम थी वो क्या हो गई हैं जी, कैंसिल आउट हो गई हैं। बाकी आपके पास क्या चीज़ रहेगी जी, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो बाकी देखें जी 2 को आपने राइट हैंड साइड पे ले आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और कॉस को आप इस साइड पे डिवाइड कर दिया। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है जी, टेन थीटा के इक्वल होता है, वो इक्वल हो गया जी 4 के। अब आपने थीटा निकालना है, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 4, तो टेन इनवर्स ऑफ 4 होता है जी 76 डिग्री। तो आपके पास एंगल क्या आएगा जी, 76 डिग्री। तो अच्छा बेटो अभी आपके जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आज क्लियर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जो है ना अभी इस चैप्टर के प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वीडियो देखें तो अपनी बुक अपने पास रखिएगा, ताकि आप जो है ना अपनी बुक के साथ जो है ना देख सकें कि भाई कौन सा प्रॉब्लम करना है और कौन सा गिवन डेटा और वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।